जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं जेएनयू बीएचयू या फिर डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो या बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएचयू पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन 31 तारीख को आई थी कि जो एक्सटेंशन ऑफ द डेट है वो हो चुका है। और आप वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और डेट्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट डेट है वो ये है, स्क्रीन के सामने आ जाओ भाई। आगे ठीक है। तो एक्सटेंशन जो हुआ है डेट का वो हुआ है आपका, जो पहला डेट था, एग्जिस्टिंग डेट था 9 अगस्त से लेके September 8 तक का था फॉर्म भरने का, लेकिन उसको अब बढ़ा के कर दिया गया 9 अगस्त से 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज ऐड की है कि जो सैटेलाइट सेंटर है जैसे अमेठी है, वहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जो अमेठी जे सेंटर है वहाँ पे उन्होंने 3 और कोर्सेज को जोड़ा है। वो 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? पीएचडी में इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जनरली यही सब है कि अगर आप SC ST हैं तो 5% की छूट मिलेगी आपके पीजी में, इस सब्जेक्ट में। और जनरल और ओबीसी, जनरल के लिए होगा 55%। तो बस ऑलमोस्ट आपको इंग्लिश में आपका candidate for admission in the PhD program shall be have the masters in the English literature, linguistic, traditional translation studies, this। तो जो आप इंग्लिश में लेना चाहते हो तो इंग्लिश में आपका पीजी हुआ होना चाहिए, या लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज में आपका पीजी होना चाहिए, मतलब मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत को भी ऐड किया गया है, और इसमें भी पीजी आपको संस्कृत में होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज आपका 55% होना चाहिए जनरल के लिए, और बाकियों के लिए 50%। कॉमर्स के भी कोर्स को ऐड किया गया है पीजी के लिए। इसमें आपका पीजी के अंदर एमबीए हो या फिर कॉमर्स हो या फाइनेंशियल स्टडीज हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, इसमें आपका कम से कम 55% जनरल के लिए और 50% अदर कास्ट कैटेगरीज के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके बाकी डिटेल्स, मतलब बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दिया। अब बात आती है कि अगर सिलेबस चाहिए तो आप कहाँ से देख सकते हैं इसका सिलेबस। इसके प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस कहाँ से देखना पड़ेगा? तो सिलेबस के लिए जो है, सिलेबस के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट ऊपर आपकी लिखी हुई है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट ले सकते हैं। सारे सिलेबस की मैं बात नहीं कर सकता एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको तुलना करके बताऊंगा, आपको डिफरेंसेस बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज वाले में, जोलॉजी के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है, जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। माइक्रोबायोलॉजी है पूरा भर के, और माइक्रोबायोलॉजी जो आप अपने CSIR में पढ़ते हैं वही आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स है। ये बायोफिजिक्स में आपको जो आप टेक्निक्स वगैरह पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे, अगर CSIR में पढ़े तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मदद कर देगी। सेल बायोलॉजी है, सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग यहाँ पे, सेल सिग्नलिंग यहाँ पे अभी नहीं दिखा, देखते हैं नीचे है कि नहीं। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट है। इंजाइमोलॉजी एंड इंजाइम टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इस कोर्स के स्पेसिफिक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं। ऐसे गेट की बात करें तो बाकी इसमें देखते हैं कितना कुछ आएगा। इम्यूनोलॉजी है, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, फिर एनिमल सेल कल्चर है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, और बायो प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज़्यादा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टेटिक्स। तो इस पिछली बार गेट में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग गेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल किसके बारे में, पीएचडी की बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं। यहाँ पे सेल प्रोसेस, सेल सिग्नलिंग का यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेबस में दिया नहीं है, तो सेल सिग्नलिंग यहाँ पे नहीं मौजूद है, ठीक है, सिलेबस में। बाकी जो आप सिलेबस देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये गेट का पूरा सिलेबस इसने भर रखा है, जो भी गेट में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायो प्रोसेसेस हुआ, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये सारी चीजें उसने भर के पूछी है। बाकी इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंजाइमोलॉजी,
ये सारी चीजें पूरा गेट के सिलेबस से ये मिलता जुलता है। लेकिन वहीं जब आप लाइफ साइंसेज के बारे में बात करेंगे तो लाइफ साइंसेज के बारे में इसने सिलेबस के में कुछ ज्यादा नहीं कहा। इसने कहा है बस कि जो CSIR का जो सिलेबस है वही अगर आप पढ़ते हो JRF के लिए, वही सिलेबस आपका CUET PhD के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से सिलेबस डिफाइंड नहीं है। और इसके अलावा भी अगर और कोई सिलेबस है तो उस दूसरा सिलेबस यहाँ पे जोलॉजी के लिए है। तो जोलॉजी में जो है, जोलॉजी का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है, ठीक है। जोलॉजी में जो सिलेबस है वो सब कुछ सेम ही है। बायोटेक से थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन एंड बायोकेमिस्ट्री वाला पूरा चीज पूछा हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, यहाँ पे सेल बायोलॉजी भी पूछा गया है। फंडामेंटल प्रोसेसेस जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के में हम लोग ने पढ़ा, और जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें बस थोड़ी बहुत चीजें मतलब लोअर लेवल पे पूछी गई है। बट यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग पूरा भर के पूछा गया है, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो वहाँ पे हम लोग ने नहीं देखी थी बायोटेक्नोलॉजी में, यहाँ पे ये बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूछी गई है। सिस्टम फिजियोलॉजी जो एन बायोटेक्नोलॉजी में पूरी प्रॉपरली नहीं पूछी गई है, तो यहाँ पे सिस्टम फिजियोलॉजी पूरा अच्छे से पूछा गया है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तो जेनेटिक्स यहाँ पे पूछा गया है पूरा। और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, टेक्सोनोमी, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें, और ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन कंसर्न, ये सारी पूछी गई। इकोलॉजी प्रिंसिपल आपको बायोटेक में नहीं पूछा है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पूछा है, यहाँ पे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पूछे। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है आप देख सकते हैं। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, यहाँ पे फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वहीं पे बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ पे टेक्निक्स टेक्निक से पूछे जाएंगे। अप्लाइड बायोलॉजी, हालांकि अप्लाइड बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें आपको नहीं पूछी गई। कि अप्लाइड बायोलॉजी में जो सारी चीजें यहाँ पे आप देखेंगे छोटे लेवल पे, वही बायोटेक्नोलॉजी में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, तो मेथड्स इन बायोलॉजी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी नहीं है जोलॉजी वाले केस में। तो ये सारे डिफरेंसेस है, आप देख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें कि अगर आप CSIR JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। और यहाँ पे जोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे सिस्टम फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को अच्छा, सॉरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेल प्रोसेसिंग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पूछा, थोड़ा सा डिटेल गया है पैटर्न के बारे में कि देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव द 100 क्वेश्चंस। ओके भैया, बढ़िया है। एक क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें। और इसमें सेक्शन में उसमें उसको दो सेक्शंस में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपको आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी में आपके होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये है पेपर के बारे में। और वहीं पे बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के बारे में अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के भी बारे में सेम ही चीज़ है। 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी आपको उसमें नहीं था, जोलॉजी में नहीं है। और यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया है बायोटेक्नोलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंसेज वाले सेक्शन में भी कम ही रहेगा। तो ये सारे सिलेबस आप खुद से भी जाके देख सकते हैं और तैयारी में पूरा लग जाइए। अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID kausalpk.7033@gmail.com। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये डन। बाय बाय।